हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार, जीआई टैग, एमपी से रिलेटेड बात करेंगे। मतलब ये आपका करंट पार्ट हो गया, ठीक है। और फेमस नेम ऑफ क्रॉप, मतलब कुछ फसलों के कुछ विशिष्ट नाम या कुछ और हम उसको कहते हैं, जैसे वीट को हम किंग ऑफ सीरियल बोलते हैं, मैच को क्वीन ऑफ जो है सीरियल बोलते हैं। इस तरह की चीज़ें वो सारी आपको पता भी है, बट एक बार ओरली हम डिस्कस करेंगे, आपको चीज़ और याद होगी। और पिछले लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि ऑर्गेनाइजेशन की मैं एक चार्ट आपको बताऊंगा, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन दिए रहेंगे, ईयर दिया रहेगा और आपको क्या दिया रहेगा, उसके चेयरमैन कौन है, देन वो कहाँ पर स्थित है। वो चार्ट मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स बच्चों आरईओ के अलग सेपरेट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आरईओ के नाम से, वहाँ मिलेगा। एएफओ का अलग है, वो एएफओ का वहाँ पर मिलेगा। और जो हमारा कॉमन चैनल है वहाँ पर भी हम डालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर दोनों के डालेंगे, आरईओ और एएफओ दोनों के। और आरईओ का अलग से चैनल है, वहाँ पर भी डालेगा, और एएफओ का अलग चैनल है, उनका वहाँ पर डालेगा, ठीक है। तो नोट्स को लेकर कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्राइज है, वर्ल्ड फूड प्राइज, इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। और उसके बाद देखते हैं किस किस को ये मिला है, और अभी 2022 का किसे मिला है उसकी भी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक। पूरी बात हम आज करेंगे, ठीक है। वो विश्व खाद्य पुरस्कार कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, सारी हम बात करेंगे। देखो, हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में या हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे नॉर्मन बोरलॉग साहब है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो साहब है, ठीक है, ये है नहीं थे, ये चल बसे हैं 2009 में सितंबर के आसपास, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग जो साहब है, ठीक, नॉर्मन बोरलॉग साहब, इनको क्या 1970 में, इनको 1970 में क्या मिला है, नोबल पीस प्राइज। क्या मिला है बच्चों, नोबल पीस प्राइज इनको दिया गया है, नोबल शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। किस काम के लिए, किस क्षेत्र में काम करने के लिए इनको नोबल शांति पुरस्कार दिया गया है, तो ग्रीन रिवोल्यूशंस के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। किसके लिए, ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, वर्ल्ड में ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, जो मेक्सिको में सबसे पहले आया था, उसके लिए इनको क्या दिया गया था, नोबल पीस पुरस्कार, ठीक। अब ये जब इनको नोबल पीस पुरस्कार मिला तो फिर कुछ समय बाद, ठीक है, 5 साल बाद या 10 साल बाद, जब भी इनको ऐसा लगा कि भैया इस फूड के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में और भी लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, और भी लोग इसमें आगे आके और काम करें, इसके लिए कोई ना कोई एक पुरस्कार, जैसे मुझे नोबल मिला है, ऐसा ही कोई एक फूड के क्षेत्र में अलग ही, फूड का एक अपने आप में एक अलग पुरस्कार होना चाहिए, एक प्राइज होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया और ये कहाँ गए, नॉर्मन बोरलॉग साहब जो है, ये कहाँ गए, ये गए जनरल फूड कॉरपोरेशन के पास। किसके पास गए, जनरल फूड कॉरपोरेशन के पास गए, जनरल फूड कॉरपोरेशन के पास ये गए, ठीक है। और उनसे बात की कि भैया फूड के क्षेत्र में काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, और आगे भी लोग इसमें काम करते रहें, उसके लिए कोई ना कोई प्राइज, कोई ना कोई पुरस्कार होना चाहिए, ताकि लोग इसमें और आगे आके काम करें, ठीक है। तो जनरल फूड कॉरपोरेशन पर इस पर विचार किया और 1986 में उसने अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया, अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा कर दी, क्या घोषणा कर दी, वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। 1986 में घोषणा कर दी, वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाएगा, वर्ल्ड फूड प्राइज की घोषणा कर दी, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार की इन्होंने घोषणा कर दी, ठीक है, के दिया जाएगा। अब घोषणा कब हुई, 1986 में, मतलब सीधी सी बात है, इसके अगले साल से दिया जाना चाहेगा, 1987 से दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं, अब देखो दिया तो जाएगा ये, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ उनको मिलेगी, भैया प्राइस तो आप दे रहे हो, लेकिन मिलेगा क्या प्राइस में, तो इसमें जो है प्राइस जो मिलेगा वो मिलेगा $2.5 लाख, ठीक है, 1 2 सैकड़ा हजार 10 लाख, तो लगभग $2,50,000, $2.5 लाख इनको मिलने वाले हैं। क्या, $2.5 लाख इनको देंगे, जो इंडियन रुपीस में लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास होता है। कुछ और शील्ड वगैरह, प्रशस्ति पत्र जिसको बोलते हैं, वो भी साथ में मिलेगा, पर इनको 2 करोड़ रुपए के आसपास मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब बात 2 करोड़ की है तो लोग ऑब्वियसली बात है इसमें अच्छा काम करेंगे ही, है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले जब बात करते हैं 1986 में अनाउंस हुआ, तो सीधी सी बात है सबसे पहले 1987 में ये दिया गया पहला। अब 1987 में जो फर्स्ट दिया गया है, किसे दिया गया है, 1987 में फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज जो है
पहला विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पहला दिया गया है, सभी लोग जानते हैं, ये दिया गया है किसको? पहला MS स्वामीनाथन साहब को, MS स्वामीनाथन साहब को दिया गया है, ठीक है, MS स्वामीनाथन साहब को ये दिया गया है। अब ये दिया क्यों गया इनको? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, हमारे इंडिया के अंदर 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना। ये जो है मैक्सिको से बहुत सारी सेग्रीगेटिंग लाइंस लेके आए थे इंडिया के अंदर और बहुत सारी वेराइटीज़ को एज इट इज़ इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया के अंदर। तो इनको इसी क्षेत्र में, मतलब इनको जो वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए दिया गया था, ठीक है, इसके लिए दिया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। और आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन से संबंधित है, फूड ग्रेन से संबंधित था। तो ये फूड में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको दिया गया था हरित क्रांति से। हरित क्रांति में जो गेहूं और राइस पर इन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया था उसके लिए इनको दिया गया था, ठीक है। अब ये तो बात हो गई सबसे पहले इनको दिया गया। अब मैं बात करता हूं अभी लेटेस्ट वाला, बात करें प्रेजेंट या वर्तमान में 2022 का किसे दिया गया, ठीक है, 2022 में किसे दिया गया, क्योंकि 2023 का अभी नहीं है तो 2022 का ही हमें देखना पड़ेगा। 2022 का दिया गया है, ये है सिंथिया रोजेनवेग, ठीक है, क्या नाम है? सिंथिया रोजेनवेग। कहाँ की है या कहाँ के हैं? नाम लड़की जैसा लग रहा है बट ये है मेन सिंथिया रोजेनवेग को दिया गया। और इनको किस लिए दिया गया है? इनको दिया गया है, इन्होंने क्या देखा? इम्पैक्ट देखा, मतलब प्रभाव देखा। किसका? इंटरेक्शन। किसका इंटरेक्शन? इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइमेट एंड फूड सिस्टम। जो फूड सिस्टम है और जो क्लाइमेट है, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन इन्होंने देखा और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में इन्होंने स्टडी की। इसके लिए इनको नोबेल पीस वर्ल्ड फूड प्राइज जो है दिया गया 2022 में, ठीक है। हमने पहला देख लिया 1987 और 2022, ये अभी लेटेस्ट वाला आप याद रख सकते हो। अब मैं बात करता हूं 2021 में किसे दिया गया, ठीक है, बैक को चल रहे। 2021 में किसे दिया गया? 2021 में दिया गया शकुंतला थ्रिस्टल, ठीक है, शकुंतला हेरेक्सन को दिया गया, ठीक है, शकुंतला हेरेक्सन को दिया गया। ये कहाँ की है? डेनमार्क, ट्रिनिडाद और टोबागो, ठीक है, ये इस देश से संबंधित है भारतीय मूल की है। ट्रिनिडाद, डेनमार्क, ट्रिनिडाद टोबागो देश के नाम है। हिंदी में लिखूंगा तो भी यही लिखूंगा, एक ही बात है। इनको किस लिए दिया गया? याद रखना, इनको किस लिए दिया गया था? इन्होंने क्या, किस बेस पर? इन्होंने फीस बेस्ड फूड सिस्टम डेवलप किया। फिश बेस्ड, मछली आधारित खाद्यान्न बोल सकते हो, मछली आधारित खाद्यान्न इन्होंने दिया। और इसकी वजह से क्या इंप्रूवमेंट हुए? इसकी वजह से जो इंप्रूवमेंट हुआ वो किसमें? न्यूट्रिशन में। भाई लोगों को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिला, फिर हेल्थ, भाई न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी और लाइवलीहुड, जीवन भी अच्छा रहेगा, ठीक है, लाइवलीहुड, जीवन भी अच्छा रहेगा। न्यूट्रिशन मतलब पोषण के क्षेत्र में, पोषण, सीधी सी बात, पोषण में इंप्रूवमेंट हुआ, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हुआ और जीवन शैली में इंप्रूवमेंट होगा। तो इस क्षेत्र में फूड बेस्ड मतलब फिश बेस्ड, मछली आधारित जो फूड सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन में इंप्रूवमेंट हुआ, हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ और जो जीवन शैली उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, इसके लिए इनको 2021 में क्या दिया गया था? वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं 2020 की। 2020 में किसे दिया गया? 2020 में दिया गया डॉक्टर रतनलाल, ठीक है। ये इंडिया और यूएसए दोनों से संबंधित है, याद रखना, ये इंडिया से भी संबंधित है और यूएसए से भी संबंधित है, ठीक है, इंडिया और यूएसए ये दोनों से संबंधित है। अब इनको क्यों दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज? इनको दिया गया है सॉइल सेंट्रिक अप्रोच के लिए। सॉइल सेंट्रिक अप्रोच मतलब मृदा केंद्रित
मदा केंद्रित दृष्टिकोण। मदा केंद्रित दृष्टिकोण मतलब इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि भाई जो सोइल को है उसको कंजर्व करना है, हमें सोइल को बचा के रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या लेना है, प्रोडक्शन लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोइल सेंट्रिक अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। हमें जो है जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप बात करो तो मल्च का यूज़ करो, फिर जो रेसिड्यूल्स होते हैं क्रॉप का इनका यूज़ करो, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कम करो, बंद करो। इस तरीके का अप्रोच इन्होंने सोइल सेंट्रिक अप्रोच दिया था उसके लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले और हमारी सोइल भी खराब ना हो, इसके लिए इनको दिया गया था 2020 में। क्लियर? बाकी और अगर आप देखना चाहो तो 2014 में मैं बता देता हूँ, संजय राजाराम को दिया गया था। किसको? संजय राजाराम। संजय राजाराम क्या थे? ये इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर है, ठीक है, इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर है ये, इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर। कहाँ काम कर रहे हैं ये? मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में। तो इन्होंने व्हीट के ऊपर उत्कृष्ट काम किया था, इसलिए इनको दिया गया था। 2005 में विजय गुप्ता को दिया गया, विजय गुप्ता। इनको भी फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए क्या, फिश बेस्ड फूड के लिए दिया गया, फिश बेस्ड फूड के लिए इनको भी दिया गया। 2000 में एस.के. वासल साहब को दिया गया, एस.के. वासल साहब क्वालिटी प्रोटीन मैच। किसके लिए दिया गया इनको? क्वालिटी प्रोटीन मैच, क्वालिटी प्रोटीन मक्का, क्वालिटी प्रोटीन मक्का के लिए इनको दिया गया, ठीक है। और 1998 में बी.आर. बरवाले को दिया गया, बी.आर. बरवाले नाम वही है, ठीक है। इनको किस लिए दिया गया? महिको सीड डिस्ट्रीब्यूशन, महिको सीड कंपनी, महिको सीड कंपनी में इन्होंने बहुत सारे सीड डिस्ट्रीब्यूशन किए थे पूरे भारत में। इसलिए 1996 की बात करें तो जी.एस. खुश, ठीक है, गुरुदेव सिंह खुश को दिया गया मिरेकल राइस के लिए, इसके लिए मिरेकल राइस के लिए, जादुई धान के लिए दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें 1989 में वर्गीस कुरियन को, वर्गीस कुरियन साहब को, वर्गीस कुरियन साहब को दिया गया था किसके लिए? व्हाइट रिवोल्यूशन के लिए, ठीक है, श्वेत क्रांति के लिए दिया गया था। और सबसे पहला हमने पढ़ लिया है, सारा नहीं पढ़ना है, लेटेस्ट वाला पढ़ लो, पहला पढ़ लो, बाकी सारा मैंने बता ही दिया और लिस्ट पे आपके पास मिल जाएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं हम जीआई टेक की। यहाँ तक आपका मामला क्लियर है? अब बात करते हैं जीआई टेक। जीआई टेक में हम मोस्टली एमपी ही कवर करेंगे, पूरा कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमारे काम की चीज़ें वही देखेंगे। जीआई टेक पहले होता क्या है? जीआई टेक मतलब होता है जियोग्राफिक इंडिकेशन, जियोग्राफिक इंडिकेशन मतलब भौगोलिक संकेतक। क्या जाएगा? भौगोलिक संकेतक, इसको हिंदी में बोलते हैं। देखो, जियोग्राफिक इंडिकेशन क्यों दिया जाता है? सबसे पहले जियोग्राफिक इंडिकेशन मतलब क्या है कि किसी भी क्षेत्र के विशेष उत्पाद को एक विशेष पहचान दिलाना, ठीक है। मान लो जैसे कि मान लो रतलामी सेव है, तो रतलामी सेव जो है पूरे दुनिया में फेमस है, तो मतलब ये यहाँ पर फेमस थी और इसकी कुछ विशेषताओं के कारण इसको अच्छी तरीके से परखा गया और फिर इसके जांच परखने के बाद इसको जियोग्राफिक इंडिकेशन दिया गया। जियोग्राफिक इंडिकेशन का मतलब होता है दुनिया में इसको एक अलग विशेष पहचान दिलाना। जैसे कड़कनाथ झाबुआ में तो उसको एक अलग पहचान दिलाना, क्यों? क्योंकि वो ब्लैक ब्लडेड है, उसका खून काला है, तो इसकी एक विशेषता है और झाबुआ को कड़कनाथ के लिए जाना जाता है और इसको विशेष पहचान दिलाने के लिए दुनिया में और इसका नाम हो उसके लिए जियोग्राफिक इंडिकेशन दिया जाता है, ठीक है। तो विशेष किसी भौगोलिक स्थिति में जो विशेष उत्पाद होता है, कोई प्रोडक्ट होता है, उसको विशेष पहचान दिलाना। तो जियोग्राफिक इंडिकेशंस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट को, उत्पाद या उत्पाद, जो उत्पाद है या प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको विशेष पहचान दिलाना, ठीक है, विशेष पहचान दिलाना, ये मेन काम होता है इसका, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है बच्चों, इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 1999 में, कहाँ पे? पार्लियामेंट में एक रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्या था? प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया था। क्या लगाया गया था इन्होंने?
रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत जीआई टैग को दिया गया। जीआई टैग को मतलब क्या है, जीआई टैग ऑफ गुड्स लागू किया गया। जीआई टैग ऑफ गुड्स लागू किया गया, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जीआई टैग ऑफ गुड्स, जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स, मतलब उत्पादों के लिए जियोग्राफिक इंडिकेशन जो है लागू किया गया 1999 में। कहां पर? पार्लियामेंट में, संसद में पारित किया गया था। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब है कि जो उत्पाद है उसको संरक्षित करना। संरक्षित करने का मतलब है जो उसकी मूल पहचान है, जहां पर वो एक्चुअल कंडीशन में हो रहा है, जैसे कड़कनाथ झाबुआ में होता है तो वो उसकी मूल पहचान झाबुआ है। अगर कड़कनाथ मान लो बिहार में भी हो रहा है तो वो उसकी मूल पहचान नहीं है। इसी के लिए इसको संरक्षित करने के लिए, इसको प्रोटेक्शन करने के लिए झाबुआ के कड़कनाथ को स्पेशल जीआई टैग दिया गया, क्योंकि वहां उससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो कड़कनाथ है वो विशेष प्रकार से सिर्फ और सिर्फ झाबुआ में पाया जाता है। अगर कोई बिहार में जाकर ये बोल दे कि कड़कनाथ बिहार का है, मतलब वो उस कानून का उल्लंघन कर रहा है, वो गैर कानूनी काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो जियोग्राफिक इंडिकेशन का ये फायदा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गैर कानूनी तरीके से किसी उत्पाद का इस्तेमाल कर रहा है, किसी प्रोडक्ट का गैर कानूनी तरीके से उपयोग कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसका फायदा ये है। ठीक है, वो दूसरी चीज, दुनिया भर में एक पहचान मिल जाती है, एक नाम हो जाता है। जैसे गजक की बात करो तो आपने सुना होगा मुरैना की गजक बहुत शानदार है, एमपी में मुरैना की गजक, तो मुरैना की गजक को भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो सबके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये देता कौन है, तो एक जो है हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट, जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट है। ठीक, अब कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो है कंट्रोलर, ठीक है, पेटेंट डिजाइन, कंट्रोलर पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क, कंट्रोलर डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ये जो है ये क्या करता है, पहले उस उत्पाद की कंट्रोलर पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, मतलब ट्रेडमार्क दिया जाएगा, डिजाइन पेटेंट ये सब होता है ना, उसका एक कंट्रोलर होता है कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर ये क्या करता है, उस उत्पाद को पूरी तरीके से परखते हैं, जांचते हैं, उसकी विशेषताओं को देखते हैं, उसका ज्योग्राफिकल एरिया देखते हैं, कहाँ पर वाकई में ये इसी एरिया में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और यहीं के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर क्या दिया जाता है, इनको जीआई टैग देते हैं। ये जीआई टैग इसको देता है, जीआई टैग प्रोवाइड करता है। कौन देता है जीआई टैग, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट का है कि है इंडस्ट्री एंड इंटरनल जो है डिपार्टमेंट। ठीक है, किसका है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंटरनल डिपार्टमेंट जो है वो देता है जीआई टैग। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो जीआई टैग है वो कब दिया गया था। ठीक, लागू कब हुआ था, याद रखना 2003 में इसको लागू कर दिया गया था। एक्ट कब बना था, एक्ट कब लागू हुआ था, 1999 में। जीआई टैग कब, मतलब इन्होंने पूरी तरीके से लागू कब किया था, 2003 में। सबसे पहला कब मिला था, 2004 में। फर्स्ट जीआई टैग जो है 2004 में दिया गया था, किसको, दार्जिलिंग टी को। ठीक है, दार्जिलिंग टी को, दार्जिलिंग चाय, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये विश्व भर में फेमस है दार्जिलिंग टी। ठीक, इसको दिया गया था, ये 2004 में सबसे पहले इसको दिया गया था। अब मैं कुछ एमपी की बात कर लेता हूँ। एमपी में टोटल जीआई टैग कितने दिए गए हैं। ठीक, एमपी में टोटल जीआई टैग कितने अभी तक दिए जा चुके हैं 2023 तक, तो टोटल जीआई टैग इन एमपी, अभी मैं बात कर रहा हूँ टोटल जीआई टैग इन एमपी। मध्य प्रदेश में टोटल ज्योग्राफिक इंडिकेशन कितने हैं, टोटल 19 अभी तक दिए जा चुके हैं, 2023 तक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अप टू 2023 तक टोटल ज्योग्राफिक इंडिकेशन एमपी में 19 प्रोडक्ट को टोटल 19 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिए जा चुके हैं। ठीक है, उसमें से मैं कुछ विशेष के आपको नाम बताता हूं यहाँ पर। अभी लेटेस्ट वाले 2023 वाले बात करते हैं। ठीक है, 2023 की हम बात करते हैं। 2023 में सबसे पहला आप लिख लो साबरमती गेहूं, साबरमती गेहूं, सरबती गेहूं, साबरमती नहीं सरबती गेहूं, इसको दिया गया है सरबती वीट। इसकी सुगंध और इसके जो स्वाद है
उसके लिए इसको दिया गया है, और इसमें विटामिन ई भी होता है। और दूसरी चीज़ खासियत इसको क्या है, आवेदन क्रमांक 699 के तहत इसको दिया गया है जियोग्राफिक इंडिकेशन। और ये स्पेशली कहाँ होता है, याद रखना, सीहोर और विदिशा जिले में। सीहोर और विदिशा जिले में ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। सीहोर और विदिशा जिला इसका मेन है, ठीक है, वहाँ पर इस सरबती गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। दूसरा मैं बात करूँ यहाँ पर सुंदरजा आम, ठीक है, मतलब सुंदरजा आम की क्या है, सुंदरजा मैंगो की वैरायटी है ये सुंदरजा, ठीक है। ये कहाँ होती है मोस्टली, ये होती है रीवा में। कहाँ पे, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। और रीवा डिस्ट्रिक्ट का जो गोविंदगढ़ है, क्या है, गोविंदगढ़, यहाँ पर क्या है, आम अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंगो रिसर्च सेंटर है कहाँ पर, रीवा के गोविंदगढ़ में। रीवा के गोविंदगढ़ में, वहाँ पर क्या है, आम अनुसंधान केंद्र है रीवा में। रीवा के गोविंदगढ़ तहसील में आम अनुसंधान केंद्र है। और सुंदरजा जो आम है, सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है। रीवा डिस्ट्रिक्ट का जो सुंदरजा आम है उसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। एक सुंदरजा आम के साथ आपको नूरजहां आम भी सुना होगा आपने, है ना, नूरजहां आम, ये भी आम की किस्म है, याद रखना, ठीक है। ये कहाँ होती है, अलीराजपुर में। इसको जीआई टैग नहीं दिया गया है, मैं बस बता रहा हूँ कि अलीराजपुर में है नूरजहां आम की किस्म। कहाँ पाई जाती है, इसमें, अलीराजपुर में। ये तो हो गया 2023 में मिले तो टोटल 19 है। मैं सिर्फ एग्रीकल्चर वाले की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर फूड की। नंबर 3 मुरैना गजक। मुरैना का जो गजक है, मुरैना का गजक, मुरैना गजक को भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये किस में आता है, खाद्य पदार्थ में आता है, फूड स्टॉक में आता है, याद रखना, फूड स्टॉक के अंदर आता है। तो मुरैना गजक को भी जीआई टैग मिला है। गुड़ और तिल्ली का मिक्सचर करके बना है। ये लगभग 100 साल पुराना प्रोडक्ट है, ऐसा बताया जाता है कि 100 साल पुराना प्रोडक्ट है। तो खाद्य स्टॉक में आता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो और किन किन प्रोडक्ट को मिला है, तो जैसे ग्वालियर का कारपेट हो गया, उसको मिला है, ठीक। इस तरीके से 6-7 प्रोडक्ट को भी 2023 में मिला है। लेकिन एग्रीकल्चर में सुंदरजा आम, सरबती गेहूं और खाद्य पदार्थ में आप बात करोगे तो गजक को मिला है। हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्लियर है। इसके अलावा 2023 के अलावा की बात करें तो 2023 के अलावा मैं और आपको बताऊं जीआई टैग, एमपी के जीआई टैग की ओर बात करें तो चिन्नौर चावल, ठीक है, क्या बोलेंगे, चिन्नौर राइस, इसको जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है, बालाघाट, फेमस कहाँ का है ये, बालाघाट का, ठीक है, बालाघाट में ये होता है। चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। दूसरा नागपुर ऑरेंज, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में, याद रखना, इसको एमपी और महाराष्ट्र दोनों में जियोग्राफिक इंडिकेशन जीआई टैग दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारा कड़कनाथ जो है मुर्गा, है ना, ये कहाँ, मोस्टली झाबुआ में, इसको जीआई टैग दिया हुआ है, ठीक। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो आपके काम का है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। टोटल 19 है, टोटल 19 में से लगभग 6 हमने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट यहाँ देखे, बाकी बहुत हैंडक्राफ्ट है, शिल्प कला वाले हैं, ठीक है। जैसे उज्जैन का बुटीक हो गया, गोंड की पेंटिंग हो गई, है ना, गोंड की पेंटिंग हो गई, उज्जैन का बुटीक हो गया, ग्वालियर का जो है कारपेट हो गया, जबलपुर का जो है अपना संगमरमर हो गया, बालाघाट का जो संगमरमर है वो हो गया। देन फिर अपना आता है बालाघाट की साड़ियाँ हो गई, इसके अलावा चंदेरी की साड़ी है, महेश्वर की साड़ी है, ठीक है। इंदौर का खिलौना है ना, इंदौर के खिलौना जो उद्योग है शायद, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इस तरीके से 19 है। तो उसमें एग्रीकल्चर वाले जो है मोस्टली हमने यहाँ पर देख लिए। बाकी मैं लिस्ट आपको पूरी दे दूंगा, नोट्स के अंदर आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी। एग्रीकल्चर के अलावा भी जो है उनकी भी आपको जीआई टैग की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो यह जीआई टैग की हमने यहाँ पर बात की। अब कुछ फेमस क्रॉप के नेम वगैरह है, इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको थोड़ा सा, इसको मैं आपको पीडीएफ के थ्रू बताने वाला हूँ, ठीक।
चलिए इसको पीडीएफ के थ्रू, ये पीडीएफ इंग्लिश में है, ठीक है। मैं हिंदी भी साथ ही साथ में आपको बताते जाऊंगा, ठीक। चिंता नहीं करना कि सर हिंदी नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में साथ ही साथ बताते जाऊंगा, क्लियर है। हिंदी साथ साथ में बताते जाऊंगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, फेमस क्रॉप है, सॉरी ये उल्टा हो गया, क्रॉप्स, हाँ ठीक है, ये फेमस नेम है, यहाँ आना चाहिए फेमस नेम बोलना चाहिए, और इधर क्रॉप है। तो किंग ऑफ सीरियल हम किसे बोलते हैं? देखो सीरियल का मतलब होता है, ये सीरियल जो है रोमन वर्ड है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो सीरियल है ये रोमन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? रोमन, ठीक है। सीरियल जो है रोमन वर्ड है और इसका मतलब होता है गोडेज ऑफ ग्रेन, गोडेज ऑफ ग्रेन इसको बोलते हैं, अनाजों की रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाजों की रानी, अनाजों की रानी बोला जाता है इसको, सीरियल को, अनाजों की रानी, ठीक। सीरियल का मतलब होता है अनाजों की रानी, तो गोडेज ऑफ ग्रेन बोलते हैं सीरियल को, और ये रोमन वर्ड है, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे बोला है किंग ऑफ सीरियल, किंग ऑफ सीरियल मतलब अनाजों का राजा किसे बोलते हैं, ठीक। अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता है किसे कहा जाता है अनाजों का राजा? व्हीट क्रॉप को कहा जाता है, व्हीट को किसे कहा जाता है? व्हीट को, या मैं हिंदी में लिखूं तो गेहूं को कहा जाता है अनाजों का राजा। क्यों कहा जाता है? वर्ल्ड स्टेबल फूड होने के कारण। अगर दो चीज़ें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसमें कि भारत का स्टेबल फूड कौन सा है और दुनिया का स्टेबल फूड कौन सा है। तो जब भारत के स्टेबल फूड की बात आए तो वो है राइस, क्योंकि भारत के अंदर राइस सबसे ज़्यादा होता है और दुनिया के अंदर गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। तो दुनिया का जो स्टेबल फूड है वो गेहूँ है, इस वजह से इसको रानी कहा जाती है, राजा कहा जाता है। रानी की बात करो, अनाजों की रानी, ठीक है, ये अनाजों की रानी हो जाएगा। तो अनाजों की रानी किसे बोलते हैं? मक्का को, मैच को। क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल होता है हाई यील्डिंग का, अधिक उत्पादन देने की क्षमता इसके अंदर होती है, इस वजह से इसको रानी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो मक्का को क्या बोला जाता है? रानी बोला जाता है, किसकी? अनाजों की, क्योंकि इसके अंदर अधिक उत्पादन देने की क्षमता होती है, ठीक है, पोटेंशियल होता है हाई प्रोडक्शन का। किंग ऑफ कोर्स सीरियल मतलब मोटे अनाजों का राजा, क्या बोलोगे? मोटे अनाजों का राजा। मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? किंग ऑफ कोर्स सीरियल। तो किंग ऑफ कोर्स सीरियल बोला जाता है सोरगम को, ठीक है। किसको बोला जाता है? ज्वार को बोला जाता है मोटे अनाजों का राजा। किंग ऑफ पल्सेस, दलहन का राजा, दलहन का राजा मतलब दालों का राजा किसे कहा जाता है? दालों का राजा आपको पता है ग्राम को, चने को कहा जाता है, ठीक है, चना, ग्राम, चना या चिकपी आप बोलो, ठीक है। क्वीन ऑफ पल्सेस, दलहन की रानी किसे कहा जाता है? दलहन की रानी किसे कहेंगे? तो दलहन की रानी कहेंगे हम पी को, मटर को बोला जाता है, ठीक है, मटर को दलहन की रानी कहा जाता है। किंग ऑफ फ्रूट किसको बोलते हैं? तो किंग ऑफ फ्रूट मतलब यहाँ पर फलों का राजा किसे कहते हैं? फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा बच्चों कहा जाता है, सब लोग जानते हैं मैंगो को, मैंगो को, ये हमारा नेशनल फ्रूट भी है। आम को कहा जाता है फलों का राजा, और ये हमारा नेशनल फ्रूट भी है, राष्ट्रीय फल भी है, ठीक है। क्वीन ऑफ फ्रूट की बात करें, फलों की रानी, फलों की रानी कौन है बच्चा? तो फलों की रानी हम किसे कहते हैं? यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, फलों की रानी जो है मैंगोस्टीन, क्या है? मैंगोस्टीन है, ठीक है। मैंगोस्टीन को हिंदी नाम मुझे नहीं पता क्या है बोलते इसको, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ मैंगोस्टीन, हिंदी नहीं पता मुझे इसका क्या है, मैंगोस्टीन, ठीक है। मैंगोस्टीन को कहा जाता है। अगर मैंगोस्टीन ऑप्शन में ना हो, ठीक है, अगर मैंगोस्टीन ऑप्शन में ना हो तो फिर लीची लगाना, ठीक है। अगर मैंगोस्टीन ऑप्शन में ना हो तो लीची लगाना, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो मैंगोस्टीन लगाना। समझ में आ गई बात? आपसे पूछा जाए कि फलों की रानी कौन है, तो मैंगोस्टीन लगाना, ठीक है। अगर मैंगोस्टीन ऑप्शन में ना हो तो लीची लगाना, लीची और मैंगोस्टीन दोनों ऑप्शन में हो तो मैंगोस्टीन लगाना, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि ये लीची एक जो है टेम्परेट की रानी बोल देते हैं, एक ट्रॉपिकल की रानी बोल देते हैं, तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और बुक में अलग अलग चीज़ें दी हुई मिलती है हमें। किंग ऑफ टेम्परेट फूड, टेम्परेट फूड किसे बोलते हैं? मतलब शीतोष्ण फलों का राजा किसे बोलते हैं ना? शीतोष्ण फलों का राजा, शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहेंगे? शीतोष्ण फलों का राजा कहते हैं एप्पल को, किसे कहते हैं? सेब को शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है, क्लियर है। शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहते हैं? सेब को। आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, सब कुछ विजिबल है, ठीक। किंग ऑफ स्पाइसेस, मसालों का राजा, मसालों का राजा किसे कहेंगे? तो ब्लैक पेपर को कहते हैं, ठीक है।
किसे कहते हैं? ब्लैक पेपर को। अब ब्लैक पेपर का मतलब काली मिर्च होता है मेरे ख्याल से, है ना, और देख लेना, है ना, मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं पता इसकी, हॉर्टिकल्चर की। क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की रानी किसे कहेंगे? मसालों की रानी, मसालों की रानी कहते हैं कार्डेमम को। कार्डेमम क्या होता है? इलायची। कार्डेमम मतलब इलायची को क्या कहेंगे? मसालों की रानी कहते हैं। किंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का राजा। सब्जियों का राजा आपको पता है, सबका सदाबहार, हर किसी सब्जी के साथ इस्तेमाल हो जाता है, पोटैटो। पोटैटो 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 मतलब आलू को कहेंगे हम सब्जियों का राजा। तो इसकी रानी कौन हो जाएगी? रानी नहीं दी है, रानी लिख लो इसकी। क्वीन कौन है? रानी लिख लो, रानी हो जाएगी ओकरा। ठीक है, ओकरा। रानी हो जाएगी कौन? भिंडी। पुअर मैन मीट या बोनलेस मीट, पुअर मैन मीट मतलब गरीबों का मांस। ठीक है, गरीबों का मांस या बोनलेस मीट, बिना हड्डी मतलब हड्डी रहित मांस किसको कहते हैं? सोयाबीन को। ठीक है, क्या आ जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन को हम कहेंगे क्या? पुअर मैन मीट। वंडर क्रॉप भी किसे कहते हैं? वंडर क्रॉप भी याद रखना। चमत्कारी क्रॉप भी किसे कहते हैं? सोयाबीन को ही कहते हैं, सोयाबीन को ही कहा जाता है। क्लियर। फिर फेमाइन रिजर्व। फेमाइन रिजर्व मतलब अकाल में, जब अकाल, फेमाइन मतलब अकाल होता है, रिजर्व मतलब उसको बचा के रखना, मतलब बचाना। तो अकाल जब पड़ता है या जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ना मतलब जैसे सूखा पड़ गया, है ना, किसी प्रकार का सूखा पड़ गया, तो वहाँ पे कौन सी क्रॉप ले सकते हो आप? जब सूखा क्षेत्र है या शुष्क क्षेत्र है तो वहाँ पर मोस्टली कौन सी क्रॉप ले सकते हो? मिलेट ले सकते हो, जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो फेमाइन रिजर्व किसे कहते हैं? फेमाइन रिजर्व कहते हैं मिलेट्स को। ठीक है, किसे कहते हैं? मिलेट्स को कहते हैं। ये हमारा कोदो, कुटकी, रागी आ गया, ये सब आ जाएगा उसमें। किंग ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड, ये आ जाएगा आपका बेर। ठीक है, बेर को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड मतलब शुष्क एंड अर्ध शुष्क फलों का राजा। लिख देता हूं मैं, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र का राजा बेर को कहते हैं। ठीक है, बेर को कहते हैं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों का राजा। चलिए अब बात करते हैं पुअर मैन फ्रूट किसे कहते हैं? पुअर मैन फ्रूट किसे कहते हैं? पुअर मैन फ्रूट बेर को ही कहते हैं। ठीक है, केमल क्रॉप किसे कहते हैं? तो सोरगम को कहते हैं। ये तो हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, ज्वार को ही कहते हैं केमल मैन। ठीक, फिर वेजिटेबल मीट। वेजिटेबल मीट मतलब क्या बोलते हैं? लोबिया को बोलते हैं। ठीक, काउपी, काउपी लोबिया को कहा जाता है, लोबिया को कहा जाता है वेजिटेबल मीट। किंग ऑफ ऑयल सीड, तिलहन का राजा किसे कहते हैं? तिलहन का राजा, तिलहन का राजा किसे कहते हैं? तो ग्राउंड नट को कहते हैं। किसे कहते हैं? ग्राउंड नट को, मूंगफली को। मूंगफली जिसमें 45% क्या होता है? ऑयल, 26% क्या होता है? प्रोटीन। रानी किसे कहेंगे तिलहन की? तिलहन की रानी कहते हैं सीसम को, सीसमम। ठीक है, सीसम तिल को कहेंगे ना, सीसमम नाइजर, सीसमम को कहेंगे रानी। फोडर क्रॉप, चारा वाली फसलों का राजा है ना, फोडर मतलब चारा होता है, चारा फसलों का राजा। चारा वाली फसलों का राजा किसे कहेंगे? तो बरसीम को कहेंगे। किसे? बरसीम को कहेंगे, बरसीम को कहा जाता है। और रानी किसे कहेंगे? चारा फसलों की रानी लूसर्न को कहा जाता है। लूसर्न मतलब रिचका, अल्फा अल्फा जिसको बोलते हैं। ठीक, पुअर मैन सब्स्टिट्यूट ऑफ घी मतलब गरीबों का घी किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप, गरीबों का घी। तो वो हो जाएगा आपका शीशम, शीशम गरीबों का घी है, तिल। पुअर मैन फ्रेंड्स किसको बोलते हैं? और पुअर मैन फूड, पुअर मैन फ्रेंड पोटैटो को कहते हैं। ठीक है, आलू को। और पुअर मैन फूड जो है वो कहते हैं आपको बाजरा को। क्या कहते हैं? बाजरा को। और बाजरा ऑप्शन में ना हो तो रागी लगाना, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब RAEO की एग्जाम हुई थी, RAEO, उसमें ये पूछा हुआ है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, ये RAEO में पूछा हुआ है कि पुअर मैन फूड किसे कहते हैं। RAEO में पूछा हुआ है पुअर मैन फूड, तो वहाँ पर बाजरा ऑप्शन नहीं था तो रागी आंसर लिया गया था। अगर बाजरा ऑप्शन में हो तो बाजरा लगाना। ठीक है, चलिए। ड्रोसोफिला क्रॉप ऑफ प्लांट, ड्रोसोफिला क्रॉप ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? मेज को, मक्का को बोला जाता है। ठीक, किंग ऑफ व्हीट किसे कहते हैं? पार्थेनियम को कहते हैं, गाजर घास को, पार्थेनियम मतलब गाजर घास को।
गाजर घास को क्या बोलते हैं? खरपतवार का राजा। वंडर ट्री किसे कहते हैं? वंडर ट्री किसे कहते हैं? नीम को, नीम को कहते हैं वंडर ट्री। ब्राउन गोल्ड किसे कहते हैं? ब्राउन गोल्ड कहते हैं डेट प्यूपा ऑफ सिल्कवर्म। रेशम कीट का मतलब रेशम कीट का जो डेट प्यूपा होता है, मरा हुआ प्यूपा होता है, रेशम कीट का मरा हुआ प्यूपा को हम ब्राउन गोल्ड बोलते हैं। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट पलाश को कहा जाता है। पलाश को क्या कहा जाता है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग कहते हैं इसको, पलाश को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग। फिर पुअर मैन टिम्बर, टिक को कहते हैं। गरीबों की लकड़ी किसे कहते हैं? टिक को, गरीबों की लकड़ी टिक को कहा जाता है। किंग ऑफ फॉरेस्ट, पुअर मैन टिम्बर, किंग ऑफ फॉरेस्ट भी टिक ही है, ठीक है। चलिए ठीक, और किंग ऑफ नट वालनट आ जाएगा, किंग ऑफ नट वालनट आ जाएगा। क्वीन ऑफ नट पिकन नट आ जाएगा, पिकन नट आ जाएगा, ठीक। किंग ऑफ बेवरेज में आ जाएगा आपकी कॉफ़ी, और क्वीन ऑफ बेवरेज में आ जाएगा आपकी चाय, टी। वाइट गोल्ड आ जाएगा आपका कॉटन, कपास को कहेंगे, ठीक है। गोल्डन फाइबर हो जाएगा आपका जूट, पटसन को कहेंगे। और येलो ज्वेल हो जाएगा आपकी सोयाबीन, ठीक है बच्चों। एक बार है ना, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, पीडीएफ ये लेक्चर देखने के बाद एक बार पीडीएफ से टैली कर लेना। हो सकता है एक आध कभी ऊपर नीचे हो सकता है ना, वैसे तो पूरा शोरूम है कि कहीं कुछ हमने गलत नहीं पढ़ा है, फिर भी एक बार पीडीएफ जरूर देखना इसकी। पीडीएफ में आपको करेक्ट ऑप्शन सारे मिल जाएंगे, करेक्ट आंसर सारे इसमें लिखे हुए मिलेंगे। क्लियर है? तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पर। देखो आज क्या हमने डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया पूरा यहाँ पर आपको वर्ल्ड फूड प्राइस डिस्कस किया, जीआई टैग एमपी से रिलेटेड डिस्कस किए, और जो है हमने क्या देखा यहाँ पर हमने देखा फेमस फूड क्रॉप या फेमस नेम देखे हमने क्रॉप्स के। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्या कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाला हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन वाली बात थी अपनी, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें देखना थी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक। जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पढ़ाए थे, मैंने बोला था मैं एक लिस्ट बताऊंगा, वो लिस्ट आप देख लेना। तो मैं लिस्ट आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ये, ठीक है। ये वाली लिस्ट है, इसमें मैंने क्या किया यहाँ पर, इसमें जो लिस्ट है उस लिस्ट में आपको यहाँ पर सारी चीज़ मिल जाएगी। ये चलिए ऐसे देख लीजिए, ये जो लिस्ट है यहाँ पर, इसमें क्या क्या चीज़ें, संस्था है, इंस्टीट्यूट, स्थापना वर्ष है, चेयरमैन मतलब अध्यक्ष है, और हेडक्वार्टर है। तो ये अपडेट किया है मैंने। आईसीआर हम पढ़ चुके हैं, कौन है? हिमांशु पाठक, मैंने बता भी दिया था कि हिमांशु पाठक इसके चेयरमैन है, न्यू दिल्ली। एपेडा है, सीएसीपी है, मतलब कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, 1965 में बना। सीएसीपी नाम 1985 में पड़ा। कौन इसके जो है प्रेसिडेंट है? न्यू दिल्ली। ये लिस्ट है, इसको समझाने का तो कुछ है नहीं, ये लिस्ट है। इस लिस्ट में आपको क्या होगा कि आपको ईयर वाइज यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी, उनके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। इसको एग्जाम के पहले एक बार जब भी पढ़ो तो इस बार चेक भी कर लेना गूगल पे, कहीं चेंज तो नहीं हो गया, और ये कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से जो क्वेश्चन आएगा वो लिस्ट से भी आप तैयार कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं आज हमने डिस्कस की। ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, ये लिस्ट है ना। अब इसको मैं अलग से ऐसे बोल के बताऊं, कोई सेंस नहीं उसका, कि भाई ये आईसीआर जो है इसके चेयरमैन ये है, यहाँ पर इस्टेब्लिश है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट मिल जाएगी नोट्स के अंदर, इसको पढ़ना अच्छे से। लगभग हमारा जनरल एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक या दो लेक्चर, मोस्ट 2 लेक्चर होंगे। एक लेक्चर तो आपको वो लूंगा जो सिलेबस में है, एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी, है ना वो, और एक लेक्चर और होगा बेसिक, ठीक है, जिसमें और थोड़ी बहुत चीज़ें बची उसका करेंगे। तो 2 लेक्चर आपका ऑलमोस्ट जनरल एग्रीकल्चर खत्म, फिर हम इकोनॉमी शुरू कर देंगे। तो बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है ना, तो कमेंट्स करना। बाकी मैंने बोला ही है, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, करो तो अच्छी बात, ना करो तो अच्छी बात। जय हिंद, जय भारत।